सो हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे ही बताया कि जो मिड टर्म को एक्सप्लिट करते हैं ना, तो उससे जो फैक्टराइज करते हैं उसी को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यूज करते हैं। लेकिन चलिए आगे इसके और आगे बता देता हूँ आपको कैसे होता है, और आगे फिर हम पढ़ेंगे वो लास्ट होगा, वहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगता है जो हमारे भारत के महान साइंटिस्ट ने दिए थे, तो उससे और आसानी से हो जाता है। उसमें डिस्क्रिमिनेंट भी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए बताता हूँ। क्या आप सब रेडी हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइज करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है। जैसे नहीं था, मान लीजिए पॉलिनोमियल नहीं पढ़ रहे, अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने मान लिया ax² प्लस bx प्लस सी, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, ए जीरो हो ही नहीं सकता है और ए बी सी रियल नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीजें मैंने बता रखा है। तो इसमें क्या करते हैं ना, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो ये बीच का टर्म होता है ना, इसको स्प्लिट करते हैं, इसको तोड़ते हैं बच्चों। ये जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस है, कभी माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है, कभी माइनस होगा। तो वही इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ते ऐसे हैं कि गुना करने पे इन दोनों को इसके गुना करने के बराबर आ जाए। चलिए बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 1। अगर मैं इसको मान लूँ बच्चों, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे ही कुछ रैंडमली मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसको हम कैसे स्प्लिट करें? जैसे यहाँ पे भी मिड टर्म मुझे पता है कि मिड टर्म क्या है, माइनस का 3x है, तो माइनस का 3 मान लेते हैं, x तो फिर लिख देंगे। तो इसको कैसे हम तोड़े बच्चों कि गुना करने पे ये इसको गुना कर दीजिए, ये जो भी होता है इसको गुना कर देते हैं। तो 2 इंटू प्लस 1 है बच्चों, 2 इंटू प्लस 1 है, मतलब कि 2 इंटू प्लस 1 मतलब 2। ठीक है बच्चों, 2 आ गया हमारे पास। तो हमें -3 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 2 आ जाए। यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 3 को आप सोचिए ना बच्चों, कैसे तोड़ सकते हैं? 2 1 में तोड़ सकते हैं, 2 और 1 में तोड़ेंगे ना तो नहीं हो जाएगा। मान लेते हैं -2 तोड़ दिए और -1, तो इन दोनों को गुना करेंगे ना तो 2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप देखें तो इसको जोड़ देंगे -1 -2 को, तो -3 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यही तो हमें करना है, इसको जोड़ने या घटाने से ये आ जाना चाहिए, और गुना करने से ये आ जाना चाहिए। तो वो आ जा रहा है, तो हो गया हमारा काम। यहाँ पे ले देंगे 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है अच्छा, आसान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर, 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 यहाँ पे भी आ जाएगा इक्वल टू 0। आगे समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये दोनों तो यहाँ से लिख दिया -2x माइनस x, फिर इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो बचा ये, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया -1, तो बचा क्या x, और ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, तो x माइनस 1 को पूरा कॉमन ले लेते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं। क्या बचेगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है, या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? हाफ। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। देख रहे हैं बच्चों, दोनों जगह से हमारा 2 अलग अलग आंसर आ रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका 2 आंसर आ रहा है, 2 रूट्स आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, आसान है बच्चों। यही होता है, यहाँ पे मिड टर्म को हम स्प्लिट करते हैं, तो वही बोल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल से ही आप समझ पाइएगा बच्चों, है ना? ठीक है, ये ध्यान रहेगा तो चलिए आगे। ओके, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने दे दिया आपको x² माइनस का 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको करिए बच्चों। अब यहाँ पे रूट में आ गया तो घबराना नहीं है बच्चों, ये भी आसान है। पहले आप करिए तो, मिड टर्म को स्प्लिट तो करिए, ये भी आसान है। ठीक है, ओके, पॉज करना है भाई,
करोगे तभी तो एग्जाम में होगा। ये अगर देखते रहेंगे आप, मुझे देखते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी होगा। करना है इसको, करिए आप, ठीक है। आई थिंक आपने किया, चलिए मैं करता हूँ। तो इसको मिड टर्म को स्प्लिट करना है तो एक्स स्क्वायर, देखिए वो जो 2√3 है, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं कि गुना करने पे हमें यहाँ पे 1 है ना, तो 1 × 3 मतलब 3 आ जाए। कैसे स्प्लिट करें कि गुना करने पे 3 आ जाए? स्प्लिट कैसे करें? हमें पता है कि अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दे, अच्छा यहाँ पे माइनस है ना मुझे, ठीक है माइनस ले लेते हैं। -√3 को -√3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और √3 को गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है तो स्क्वायर आएगा तो रूट को खा जाएगा, ठीक है। तो आ तो गया, यही तो लाना था बच्चों। इसका मतलब हमें मिल गया क्ल्यू कि यहाँ पे हमें -√3 x करना होगा और एक और -√3 x करना होगा, यहाँ पे +3 = 0। बस यही सोचना रहता है, बन जाता है। बस इसके आगे x कॉमन होगा, यहाँ पे x -√3 आएगा, फिर से माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, √3 मतलब कि यहाँ पे क्या बचेगा, x -√3। और यहाँ पे बेसिकली जो कॉमन आता है ना, ये बचता है, वही यहाँ पे आ जाता है, तभी तो हम आगे और बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, x -√3 को बाहर निकाल लिए। इसके बाद क्या बचा, x बचा यहाँ से, और √3 -√3 यहाँ से बचा, = 0। आया समझ में? तो यहाँ से बस कुछ नहीं बना बच्चों, या तो ये कभी 0 होगा या तो ये कभी 0 होगा। तो चलिए x -√3 = 0 करते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे दोनों सेम आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। और यहाँ पे भी देखिए x -√3 = 0, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू √3 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ और यहाँ दोनों सेम आ गया। सेम आने का मतलब ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। चलिए वो तो आपको अभी नहीं बताता हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे √3 दोनों सेम आया। इसका मतलब ग्राफ से, आपने पीछे मैंने बताया था पोलिनोमियल में कि ग्राफ कैसे होगा, एक्स एक्सिस को बस टच करेगा, ऐसे टच करेगा। इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहे ना बच्चों, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका ग्राफ सिर्फ ऐसे आके टच करेगा, ऐसे करके निकल जाएगा, यहाँ पे टच करेगा, ऐसा बनेगा इसका ग्राफ। समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों रूट सेम हो गया, सेम रूट। इसको दो अलग अलग नहीं लिखना है, एक्स का वैल्यू बस √3 लिख देना है, खत्म हो गया ना, हो गया, आसानी से हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकता है, कम तो आ ही जाएगा। देखिए कम ही, एक ही तो रूट्स आया इसका, 2 थोड़ी है, दोनों तो सेम है। वही, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, 0। ऐसा समझे? ये भी सोचते रहना है थोड़ा ग्राफ के बारे में भी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो करिए, सवाल तो करना पड़ेगा, मैथ्स में सवाल ही तो करना है। अब बोरिंग हो रहा होगा, किसी को लग रहा होगा कि अरे यार क्या क्या पढ़ा रहा है ये, क्या पढ़ाता रहता है ये मास्टर, कुछ समझ में नहीं आता है और सवाल भी करवा देता है। तो भैया मोरे देखिए मैं कर रहा हूँ, वो देखिए आप लोग बच्चों, नहीं समझ में आता है तो बोलिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दे दिया है, लेस देन बेस है। देखिए मैं कर रहा हूँ ना, तो आप देखिए बच्चों, बोरिंग होने से कुछ फायदा नहीं है, रियलिटी है यार, पढ़ोगे तो भी पास हो पाओगे ऐसा थोड़ी है, अरे मैं मजा दे रहा हूँ, मजा दे रहा हूँ, मजा देने से क्या हो जाएगा, पास थोड़ी हो पाओगे। देखो कैसे बनाते हो, इंटरेस्ट है तभी पढ़ो बच्चों, मतलब सही बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट नहीं है ना मत पढ़ो भाई, क्योंकि आखिरकार ये तुम्हें कुछ देगा नहीं। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ और कर लो, है ना, कुछ और कर लो, उसमें अच्छा करो यार, बिल्कुल उसमें अच्छा कर सकते हो तुम। बाकी इंटरेस्ट में जगाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ है ना। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जो बोला जा रहा है वो करना है हमें। एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, बना लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, मतलब उसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, समझ लीजिएगा। अल्टीट्यूड इसे बोलते हैं, बेस इसे बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर ले, देखिए यहाँ पे आप गड़बड़ कर दीजिएगा, मेरे को पता, मैं भी कर देता हूँ। 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस,
तो अल्टीट्यूड को 7 मान लेंगे, इधर x मान लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो अल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल वो 7 सेंटीमीटर कम है, लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब ये है बेस से 7 सेंटीमीटर, तो बेस मान लेते हैं x था, तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7, समझ में आया? वही बोल रहा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। हाइपोटेनस मुझे 13 दे दिया, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। फाइंड द 2 अदर साइड्स, मतलब ये और ये निकालना है, अल्टीट्यूड और बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा ना बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं पता है क्या? आई थिंक पता होगा। इसमें होता है अल्टीट्यूड स्क्वायर, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होता है बच्चों, ये होता है, ठीक है। ये आई थिंक आपको पता होगा। तो इस पे अल्टीट्यूड क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, x का स्क्वायर, x ही तो था बेस, इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है 13 का स्क्वायर, ऐसा। आई थिंक यहाँ पे बच्चों को लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया आखिरकार। ठीक है, ये हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये आया कहाँ से? मैं ऐसे डायरेक्ट थोड़ी याद कर लूँ, बिल्कुल नहीं बच्चों। ये आया कहाँ से मैं वो भी प्रूव करके बता सकता हूँ। जैसे ये एक ऐसे ले लेते हैं, एक ऐसे हम अगर ले लें, क्या बोलते हैं, आयत मतलब कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल से ये प्रूफ हो जाता है। रेक्टेंगल को हाफ पार्ट में बांट देते हैं, ये डायगोनल बन जाता है, ये साइड सेम हो जाता है, ये साइड सेम हो जाता है, तो उससे हम प्रूफ कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं अगर बताने लगूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम और वेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आप कमेंट करें तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसको एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कल ही बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे भी है इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, नहीं याद है तो आप कर सकते हैं गुना, 13 से 13 में गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर ले आइए बच्चों, माइनस का 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 आएगा आई थिंक, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लेते हैं सब में से, माइनस 7x माइनस 60, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, सब में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 एक्चुअली इधर जाएगा तो 0 ही तो हो जाएगा, मान लेते हैं इसको नीचे ले जाएंगे तो बट्टा में 2 आ जाएगा तो 0 ही तो हो जाएगा ना बच्चों। शून्य बट्टा सन्नाटा पृथ्वी गोल है, शून्य मतलब ऊपर वाला, सन्नाटा मतलब नीचे कुछ भी रहेगा, तो पृथ्वी गोल है मतलब गोल आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों, करके आंसर हमको बताइएगा, ठीक है। क्या आ रहा है x का वैल्यू, 7x को फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज किस में कर सकते हैं, अच्छा आप फैक्टराइज कर दीजिए इसको माइनस 12x और प्लस 5x में, करके देखिए बच्चों आएगा आंसर, करके देखिए आंसर आएगा, मैंने बता भी दिया, हिंट दे दिया, ठीक है। तो आप करिएगा इसको, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आंसर जरूर लिखना है मेरे को, ओके बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। एक बोल रहा है क्वेश्चन में कि कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कि कॉटन का फैक्ट्री है, सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, अच्छा, तो इसमें अथी बनता है, आर्टिकल्स बनते हैं, ठीक है ना, पेपर का कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाया जाता है फैक्ट्री में। इट इज ऑब्जर्व दैट द पर्टिकुलर डे, एक दिन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक एक आर्टिकल का प्रोडक्शन क्या हुआ, मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ऑन डे। चलिए यहाँ पे ऐसा आपको सोचना होगा कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ, तो उस नंबर को इन अ डे मान लेते हैं एक दिन में, लेट नंबर ऑफ पोट्री इन अ डे, नंबर ऑफ पोट्री इन अ डे, पोट्री ऐसे करके लिख सकते हैं, पोट्री इन अ डे, एक दिन में कितना पोट्री, मान लेते हैं एक्स पोट्री को छाप रहा होगा, तो फिर उसको ऑब्जर्व हुआ एक पर्टिकुलर डे, एक स्पेशल दिन को, ये तो किसी दिन का मैंने पीछे का निकाल लिया, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का प्रोडक्शन क्या हुआ ना,
वो 3 रुपये बढ़ गया, मतलब 3 बढ़ गया मोर देन इट्स ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल, इसका ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे। देखिए क्या हुआ, ऑन पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे मतलब कोई एक दिन को हमें सोच लेना है, उस दिन क्या हुआ, 3 तो बढ़ ही गया और ट्वाइस हो गया नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे ट्वाइस हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो ट्वाइस ऑफ ये हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोल रहा है इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन इस दिन को, पर्टिकुलर डे को क्या हो गया, टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन क्या हुआ बच्चों, वो हो गया 90 रुपीज़, उस दिन 90 रुपीज़ का प्रोडक्शन रेट आया। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उस दिन कितने आर्टिकल्स होंगे जो प्रोड्यूस किए गए होंगे, एंड कॉस्ट बताना है ईच आर्टिकल का भी। ठीक है, बता देंगे बच्चों, ये हमारा कॉस्ट ही है। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन पर्टिकुलर डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही तो है। ठीक है बच्चों, ऑन पर्टिकुलर डे। ओके ओके, तो हमें टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन उस दिन का मिल गया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं, जो नंबर ऑफ पोट्री एक दिन का था और वो पर्टिकुलर दिन का था, उन दोनों को अगर गुना कर दें, ये कॉस्ट था, ये तो हमें कॉस्ट है बच्चों, ये हमें कॉस्ट है, ये रुपीज में है। ठीक है, तो हमें तो पता है कि ये कॉस्ट है, हमें तो पता है कि ये कॉस्ट है, और जो पर्टिकुलर दिन का नंबर ऑफ पोट्री ये है और कॉस्ट ये है, तो इन दोनों को अगर गुना कर दें, नंबर ऑफ पोट्री और कॉस्ट को, तो हमारा टोटल पैसा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए हम बता रहे हैं, मान लेते हैं कि 10 रुपये में आपको एक पेन मिलता है। ठीक है, 10 रुपये में एक पेन मिलता है, 1 पेन। तो आपसे पूछा जाए कि 90 रुपये में कितना पेन मिलेगा, तो 90 रुपये में पेन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 रुपये में पेन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 रुपये में मुझे एक पेन मिलता है। ठीक है, तो 90 रुपये में हमें कितना पेन मिलेगा बच्चों, क्या करेंगे हम, एक पेन का कीमत कितना है, 10, और हमें कितना 90 रुपये का निकालना है, तो 9 गुने 10 कर देंगे। ठीक है बच्चों, कितना पेन होगा वो तो हम मान लेते हैं x था, लेकिन हर एक का रुपीस कितना था, 10 रुपया, तो वहीं यहाँ पे हर एक का रुपया ये दे दिया है और नंबर मुझे ये दे दिया है जो कि x है, तो उसको गुना करेंगे तो हमें ये पूरा पैसा निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। वही यहाँ पे हमें करना है बच्चों, वही यहाँ पे हमें करना है। तो ये नंबर था और उसमें इतना रुपया लग रहा है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 रुपये। देखिए x इंटू 3 + 2x ये था इक्वल टू 90, यही तो है। तो 3x आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 90, मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x है ना, प्लस 3x माइनस 90 को इधर ला दिया इक्वल टू 0। तो हमें अब देखना है कि इसको कैसे स्प्लिट किया जाए। ठीक है बच्चों, कैसे स्प्लिट किया जाए चलिए देखते हैं। तो इन दोनों को गुना करना होता है 90 × 2 मतलब कि 180। ठीक है, 180 ये है, तो 3 को कैसे स्प्लिट किया जाए कि 180 आ जाए हमारा। तो ऑब्वियसली कुछ संख्या में से हमें माइनस ही करना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, ये माइनस का 90 था तो माइनस का 180। ओके बच्चों, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 180 को आप ऐसे स्प्लिट कीजिए, 180 ऐसे आप तोड़ भी सकते हैं, 2 90 हो जाएगा, और फिर 2 से 45 हो जाएगा, और 2 से नहीं, यहाँ पे 3 से 15 बार में 3 5 = 15, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ऐसे देखिए ना बच्चों, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और ये हो गया 15। हाँ, 15 और 12 में तोड़ दीजिए बच्चों, ये 3 × 5 = 15, 15 12 में तोड़ दीजिए। देखिए 15 -15 और प्लस 12 में आ जाएगा आंसर आपका। देखिए 2x स्क्वायर है, माइनस का 15x कर दीजिए और प्लस का 12x कर दीजिए, माइनस का 90 = 0, ये जो हमें दिया गया था। देखिए अगर आपको कहीं पे नहीं हो पा रहा है ना, ऐसे डायरेक्टली 180 को कैसे स्प्लिट करें, तो 180 का ऐसे एलसीएम करके निकाल लिया कीजिए, और इसमें फिर कुछ संख्या का गुना कीजिए और कुछ का ऐसे कीजिए। तो इसमें से 15 में से 12 घटा देंगे तो आंसर आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पे होगा ना, सॉरी
ये प्लस में ये माइनस में तोड़ेंगे ठीक है, तभी तो हमारा प्लस का 3 आएगा। ये प्लस का करेंगे और इसको माइनस का करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 15। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा बच्चों 3 कॉमन आ रहा है, आई थिंक 6 कॉमन आ रहा है, 6, हाँ 6 कॉमन आ रहा है 6। तो अंदर क्या बचेगा 6 दूना 12 और 15 छक्का 90, हाँ प्लस का हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस ये भी और ये भी माइनस बाहर आ गया तो ये क्या प्लस ही तो बचेगा। तो क्या कॉमन आ रहा है एक 2x प्लस 15 को बाहर निकाल लिया, बचा क्या x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, या तो x का वैल्यू माइनस का 15/2 हो सकता है, या तो x का वैल्यू 6 हो सकता है। तो ये पता है ये माइनस में आ रहा है, मतलब कि ये किसी दिन हम मान लेते किसी दिन पोल्ट्री का प्रोडक्शन होता है 6, तो वो तो ठीक है 6 होगा, लेकिन किसी दिन -15/2 मतलब नंबर माइनस में हम कह रहे हैं कि हमें एक दिन 40 पेन को प्रोडक्शन किया और बोलेंगे किसी दिन हमने -15 पेन को प्रोडक्शन किया, तो -15 पॉसिबल ही नहीं है कैसे नंबर को माइनस में हम कर देंगे। तो ये गलत है बच्चों, ये नहीं होगा, माइनस में तो नहीं करेंगे। तो हमारे पास 6 आंसर आया, 6 आया। मैंने बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सॉल्यूशन आ सकता है, एक आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारे पास 6 आ गया। तो हमें तो ये पता चल गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया 6, लेकिन हमें कोस्ट भी निकालना है। कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, तो कोस्ट तो यही था ना, इसमें भर दीजिए 3 + 2 × x क्या है 6, तो कितना हो जाएगा 15 रुपये लगेंगे एक आर्टिकल, एक का इतना लगेगा। ठीक है, निकल गया ना, आसान है बच्चों। ओके, आई थिंक क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा आप फिर से तो समझ में आ जाएगा। ओके, ये कुछ मुझे सवाल दिया है जो कि बहुत आसान है बच्चों। देखिए, हाफ इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट है हाफ, तो रूट है तो क्या इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। जो रूट होता है ना वो इसको सेटिस्फाई करता है। ऑब्वियसली हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकाल रहे हैं तो रूट को उसमें डालेंगे तो 0 ही तो आएगा, इसीलिए तो जीरोस बोला जाता है। देखिए x² + kx - 5/4 = 0। हम इसको k का वैल्यू कुछ रहता है और हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आता है जो x का, तो वही को इसमें अगर x इसी में एक इसी से मैंने x निकाला और x को फिर इसी में पुट कर देंगे तो 0 ही तो आएगा, ऐसा समझ में। वैसे ही इसमें हाफ पुट कर देते हैं, हाफ रूट है तो x = हाफ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस k × हाफ माइनस का 5/4 = 0। तो k/2 ये इधर ले जाते हैं, 5/4 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर -1/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1/4 आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 1/4, तो 2 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा हाफ, k का वैल्यू हाफ आ गया जो कि आंसर है। आसान है बच्चों, कर सकते हैं आप। फिर से कोई ऐसा ही सवाल, ये दिया हुआ है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो k का वैल्यू निकालना है, हैज़ इक्वल रूट्स, जो रूट्स है ना वो इक्वल है, इसका मतलब 2x² - kx प्लस k = 0। ठीक है, रूट्स इक्वल बोल रहा है, इसका मतलब फिर से वही काम जो हमने पॉलिनोमियल में बताया था, एक अल्फा रूट होता है एक बीटा रूट होता है। तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा बराबर है, हमने क्या पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे ba है ना बच्चों और a ये है, तो -b क्या है -k/a, a कितना है 2। अब आपको फ्लो में आ जाना है, अब आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा k/2 और अल्फा × बीटा हमने पढ़ा था c/a, c तो k है, k/a कितना है 2 है। देखिए ये दोनों भी बराबर ही आ गया, ये दोनों भी बराबर ही आ गया बच्चों। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा = अल्फा बीटा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, कर देंगे ना, क्योंकि इधर वाला ही फॉर्म बराबर आ रहा है और अल्फा बीटा बराबर है, तो अल्फा बीटा बराबर है तो बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा × अल्फा अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, या बीटा स्क्वायर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर, देखिए इसको इधर ले जाना है बच्चों। अब डायरेक्ट अल्फा अल्फा काट मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आया अल्फा स्क्वायर = 2 अल्फा। अब यहाँ से एक अल्फा यहाँ से एक अल्फा यहाँ से काट दीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा। लेकिन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक और रूट्स तो आएगा, भले ही वो कैसा रूट्स है लेकिन हमें देखना तो होगा ना कि वो कैसा आया है। तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा,
हमें एक और रूट्स पता करना है। तो चलिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, इसको ले लेते हैं माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा कॉमन लेते हैं तो अल्फा माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चल गया या तो अल्फा 0 हो सकता है या तो अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से अल्फा 2 आ जाएगा, या तो अल्फा 2 होगा या तो अल्फा 0 होगा, या तो अल्फा 0 होगा या तो अल्फा 2 होगा। हमें से यहाँ बस 2 ही मिल रहा था, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए एक और क्या है, एक और क्या है, 0 है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो या तो 0 या तो 2 आ सकता है अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा जो रूट है हमारा उसको पुट कर देते हैं। क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैंने k का अल्फा का वैल्यू मतलब अल्फा जो रूट है जो इसको सेटिस्फाई भी करेगा 0 डाल देता हूँ। तो 0 माइनस 0 प्लस के इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू 0। अब आगे देखते हैं, एक बारी पुट करते हैं अल्फा का वैल्यू 2, मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू मैंने 2 अगर पुट किया, एक बार 0 किया, अगली बार 2 कर रहा हूँ। तो एक 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2k प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है। एक जगह 8 आ रहा है, एक जगह 0 आ रहा है, तो इन दोनों को लेना होगा ना। इसका मतलब 0 8 दोनों को लेना होगा मुझे, ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया बच्चों, आसान है ना। जो रूट होगा वो तो सेटिस्फाई करेगा ही इक्वेशन को, तो ऑब्वियसली बात है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, आगे आपको पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर मतलब याद रखना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल इन एक्स होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऐसा होता है एबीसी रियल नंबर। क्वाड्रेटिक आपको पता है ना, ये चीज़ मैंने बता रखा है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ऐसा इफ अल्फा सेटिस्फाइज दिस। देखिए जो अल्फा, देखिए मैंने पीछे भी बताया कि अल्फा कैसे रूट कहा जा सकता है, जब एक्स के जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा ही तो पुट किया है। देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा आ गया, इसका मतलब रूट है तो एक्स के जगह पे जा सकता है क्योंकि वहीं से तो आया है। अगर हम लोग पापा से आए हैं ना आप लोग, ठीक है, तो उनके जगह पे तो आप जा ही सकते हैं ना। उसी तरीका से ये इसका पापा है तो ये इसका बेटा है, तो बेटा तो पापा की जगह जा ही सकता है ना, क्यों नहीं जा सकता है। ऑब्वियसली रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है, सेम रूट सेम हो गया, मतलब द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा हो जाएगा। अच्छा, सेम एज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल में हम लोग जीरोस पढ़ते थे और यहाँ पे हम रूट्स पढ़ते हैं तो मैं तो उसी टाइम बताया था कि दोनों सेम ही होता है। फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने बताया कैसे होता है। कैन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फाउंड टू बी इक्वेटिंग द इक्वल टू 0, लीनियर फैक्टर्स में आता है। हाँ भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना तो 2 लीनियर फैक्टर में ही तो आता है बच्चों। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आगे एक और लेक्चर में मैं बता दूंगा आपको कि एक होता है फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।